तो चलिए फिर आज अब समझते हैं सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। एग्जैक्टली ये जो टॉपिक है ये बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस का एक टॉपिक है। दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक जो बच्चे बार बार मुझसे पूछते हैं। तो अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस टॉपिक को हम सिंप्लीफाई करके कैसे समझ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरे पास एक डीएनए है, मान के चलिए कि एक फॉरेन डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए क्या होता है? ये वो डीएनए है जो मैंने किसी एक XYZ ऑर्गेनिज्म से निकाला है। अभी ऑर्गेनिज्म से मैंने डीएनए निकाला और नाउ आई वांट टू मल्टीप्लाई दिस डीएनए। अब इसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूं मैं, इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाना चाहता हूं। तो अब इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आई नीड टू पुट दिस इनटू अ बैक्टीरिया। अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है कि मैं एक बैक्टीरिया को देख नहीं सकता, मैं इस डीएनए को भी देख नहीं सकता। तो जो भी मैं काम कर रहा हूं वो सारे काम मेरे अंदाजे से हो रहे हैं। अनदर पॉइंट इज कि जब मैं ये बैक्टीरिया के अंदर डालूंगा तो ये गया या नहीं गया दिखा तो नहीं। तो मुझे ये कुछ फील करके, कुछ एक्सपीरियंस करके मुझे समझना पड़ेगा कि वेदर दिस इज गोइंग इनसाइड द बैक्टीरिया और नॉट। तो इसके लिए लेडबर्ग नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बहुत ही बढ़िया टेक्निक बनाई है जिसे हम कहते हैं रेप्लिका प्लेट टेक्निक। तो लेडरबर्ग्स की रेप्लिका प्लेट टेक्निक के जरिए हम समझेंगे कि हाउ कैन वी डू द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। तो क्योंकि मैं पहले समझा दूं आपको कि हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स होते क्या है, इनका मीनिंग क्या होता है और कैसे हम इनको ढूंढेंगे। तो चलिए जरा समझते हैं। मान के चलिए कि ये प्लाज्मिड मैंने ये डीएनए है। लेट मी जस्ट राइट दिस फॉरेन डीएनए। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस फॉरेन डीएनए को एक प्लाज्मिड में डाल देता हूं। ये प्लाज्मिड के बारे में आपने तो सुना ही होगा, जो हमने ऑलरेडी पहले भी समझा हुआ है कि हाउ एग्जैक्टली प्लाज्मिड्स लुक लाइक। प्लाज्मिड्स को अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है। मैं एक दोबारा से बना लेता हूं। सो मान के चलिए कि ये एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड इज अ वेक्टर डीएनए, राइट? एंड इफ यू टॉक अबाउट अ प्लाज्मिड, हमारे पास इस सेगमेंट में, इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इफ यू टॉक अबाउट, यहां पर एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, करेक्ट? और यहां टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, करेक्ट? So this gene has got a site, it has got a restriction site for BAMH1. ये BAMH1 क्या चीज है? This is an enzyme. ये एक सीजर की तरह है जो इस रिंग को कट करेगा यहां पर। तो ये BAMH1 एक एंजाइम है which is going to cut this particular ring at this site. अब होगा क्या, ये साइट खुल जाएगी और ये जीन यहां आके फिट हो जाएगा। तो लेट मी मेक इट अगेन, इसको एक बार दोबारा बनाते हैं एंड लेट्स सी कि ये कैसा दिखेगा जीन फिट होने के बाद। तो आफ्टर द जीन इज गोइंग टू फिट ओवर हियर, इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। सो हमारा डीएनए यहां पर ऐसे फिट हो चुका है। अब ये जो डीएनए बना, ये इसी को ही मैंने चेंज करके बनाया। तो दिस पर्टिकुलर डीएनए विल बी कॉल्ड एज आर प्लाज्मिड। इसको हम क्या कहेंगे? आर प्लाज्मिड कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, करेक्ट? सो दिस वाज द प्लाज्मिड व्हिच आई यूज्ड। बच्चों इसका नाम बताओ जल्दी से। इसको हम कहते हैं PBR322। तो ये PBR322 इज द नेम ऑफ दिस प्लाज्मिड जिसके अंदर मैंने मेरा फॉरेन जीन डाला और ये फॉरेन जीन फिट होने के बाद अब रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन चुका है। कौन से एरिया में फिट किया मैंने इसे? आई पुट दिस इनटू, ये है मेरा एम्प आर जिसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, और यहां से लेके यहां तक मेरा था टेट आर, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, जिसको मैंने डिसरप्ट कर दिया। डिसरप्ट का मतलब क्या? टेट्रासाइक्लिन वाले एरिया में जैसे ही मैंने कट मारा तो अब टेट्रासाइक्लिन वाला एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब दिस पर्टिकुलर पार्ट इज नॉट गोइंग टू गिव एनी रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड नेक्स्ट पार्ट।
तो अब हम क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं एंड लेट मी पुट दिस इन द कॉर्नर। ठीक है, अब हमें क्या समझा यहां पर कि भाई मेरा जो प्लाज्मिड है, इफ आई पुट दिस प्लाज्मिड इनटू अ बैक्टीरिया, तो मान के चलिए कि ये मेरा एक बैक्टीरिया है। ओके, सो दिस इज अ बैक्टीरिया। मैं क्या करने वाला हूं, मेरे इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया में डालने वाला हूं। क्लियर? जब ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया में जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एग्जैक्टली? ट्रांसफॉर्मेशन इज इंट्रोड्यूसिंग अ फॉरेन जीन इनटू अ बैक्टीरिया। ठीक है, हमने क्या किया था, फॉरेन जीन को इसमें फिट किया। फॉरेन जीन को प्लाज्मिड में फिट करने के प्रोसेस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो हमने क्या किया यहां पर बच्चों, यहां पर हमने किया रिकॉम्बिनेशन। इंग्लिश समझते हैं यहां पे। इंग्लिश का मतलब क्या कि ये प्लाज्मिड टूटा, कोई चीज लगी इसमें और फिर से जुड़ा। फिर से जुड़ने को क्या कहते हैं? रिकंबाइनिंग। रिकंबाइनिंग, इसलिए यहां पे क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। और यहां क्या हो रहा है, एक मैंने बैक्टीरिया लिया, इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। ओके, ई कोलाई के पास पहले से कोई प्लाज्मिड नहीं होता। यहां पर मैंने कोई भी प्लाज्मिड नहीं रखा। हुआ क्या, इस प्लाज्मिड को चेंज किया और फिर मैंने इसके अंदर एक प्लाज्मिड डाल दिया। ये चेंज्ड प्लाज्मिड इसके अंदर जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, प्लाज्मिड के अंदर जाने को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, प्लाज्मिड के टूट के फिर से जुड़ने को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ये प्रोसेस अगर मेरा सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं कहूंगा कि मेरा बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट बन चुका है। क्या बन चुका है? रिकॉम्बिनेंट। नाउ द पॉइंट इज, हाउ डू आई नो, मैं चेक कैसे करूं कि मेरा प्लाज्मिड इसमें चला गया? राइट, यही तो पूरा प्रोसेस है। ये पूरा प्रोसेस चेक करने के लिए मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि मेरी गलती रिकॉम्बिनेशन वाले प्रोसेस पे हुई या ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस पे हुई। करेक्ट? So let me give you a very good view of Lederberg's replica plate technique. ये कैसे की गई थी जरा समझते हैं। तो let me write the topics name. So Lederberg's replica plate टेक्निक में क्या होता है, वो जो बैक्टीरिया हमने अभी पीछे बनाया, करेक्ट, उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था ई कोलाई। करेक्ट, तो इसका नाम है ई कोलाई। तो मैं यहां लिख देता हूं ई कोलाई। करेक्ट, अब इस बैक्टीरिया को आई एम ट्राइंग टू ग्रो ऑन अ पेट्री प्लेट, तो इसको मैं पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रो करूंगा। अब आप लोगों को तो पता ही है पेट्री प्लेट क्या चीज होती है। पेट्री प्लेट इज अ सर्कुलर शेप्ड ग्लास प्लेट जो कुछ इस तरीके की नजर आती है। ये बैक्टीरिया हम इसके ऊपर ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया जब ग्रो होता है तो वो कॉलोनीज के रूप में ग्रो होता है। तो लेट मी मेक सर्टेन कॉलोनीज ऑन इट। ठीक है, ये जो डॉट्स हैं ये बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दे आर बैक्टीरियल कॉलोनीज। So they are bacterial colonies. बच्चों कॉलोनी का मतलब क्या? सर कॉलोनी का मतलब क्या होता है? आप लोग ही सोचो, कॉलोनी मतलब क्या होता है कि एक बड़ा सा एरिया जहां पे बहुत सारी सोसाइटीज, बिल्डिंग्स, जहां पे बहुत सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं। मतलब सर यहाँ पे बैक्टीरिया मिलजुल के रह रहे हैं? आंसर इज यस। यहाँ मैंने एक ही बैक्टीरिया छोड़ा था, उस बैक्टीरिया ने रातों रात मल्टीप्लीकेशन करके एक बहुत बड़ी कॉलोनी बना दी जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। क्योंकि वहां मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया है इसलिए वो मुझे नजर आ रही है। बट वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया किसी एक बैक्टीरिया से ही बने हैं, इसीलिए मैं उन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया को एक ही बैक्टीरिया मान के चलूंगा। क्लियर है? सो इसका मतलब ये कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 बैक्टीरिया है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। मैं 12 लाख या 12 करोड़ बैक्टीरिया नहीं समझ रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि इन 12 बैक्टीरिया में से किस बैक्टीरिया में मेरा वो डीएनए, जो सर्कुलर डीएनए जो अभी हमने पीछे वाले पेज पर देखा था,
इफ यू नो दिस, राइट? ये डीएनए इन 12 बैक्टीरिया में से किस बैक्टीरिया में गया है और किस में नहीं गया है, तो दिस इज व्हाट वी गोना सी. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट हियर. रेप्लिका प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि हम इस प्लेट के ऊपर एक स्टैंप लगाते हैं और वो स्टैंप के ऊपर ये सारे बैक्टीरिया चिपक जाते हैं. क्योंकि मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज है तो इनमें से कुछ उस स्टैंप पे चिपक भी गए तो यहां से कोई गायब नहीं होगा, करेक्ट? यहां पर उनकी आधी तादाद बची रहेगी. तो होगा क्या कि यहां पर हमारे पास एक और प्लेट आ जाएगी, करेक्ट? और ये प्लेट के ऊपर जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे वो एज इट इज सेम ऑर्डर में ग्रो होंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे आर गोइंग टू ग्रो एज इट इज इन द सेम ऑर्डर. तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर कोई नई कॉलोनी ड्रॉ नहीं करूंगा, मैं एज इट इज सेम इसी को कॉपी कर लेता हूं. ठीक है? मैं वो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एज इट इज सेम ऑर्डर में बैक्टीरिया यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट. क्या कहा मैंने? एज इट इज सेम ऑर्डर में ये ग्रो हो रहे हैं, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं. ये आ गया कॉपी करके, और दिस इज द एग्जैक्ट सेम कॉपी. ठीक है? अब हुआ क्या यहाँ पर? हुआ ये है कि मैंने इसकी एक कॉपी बना ली, इसीलिए इसको मैंने रेप्लिका प्लेट टेक्निक कहा है, और जिस साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था उसका नाम मैंने लगा दिया आगे. अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इसमें और इसमें फिर डिफरेंस क्या है सर? आप तो रेप्लिका ही बना रहे हो, कुछ चेंज तो हुआ नहीं. जो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो होगा वो यहाँ पे भी ग्रो होगा. बच्चों एक चीज याद रखो, बैक्टीरिया को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए? खाना. तो मैंने यहाँ पे क्या दिया? सिर्फ खाना, करेक्ट? और यहाँ पे क्या दिया? खाने के साथ थोड़ा सा जहर. आप बोलोगे सर जहर खिला रहे हो आप? बिल्कुल. क्यों जहर? और जहर का नाम क्या है? बच्चों यहां पर देखो क्या है, ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. इसका मतलब क्या? जिस बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड पहुंचा है, ये प्लाज्मिड का मतलब इस प्लाज्मिड को चेंज किया ना मैंने, तो ये प्लाज्मिड अगर वो पहुंचा है तो इसका मतलब उस बैक्टीरिया के पास एक सुरक्षा कवच आ गया है उस जहर से बचने का, जो जहर अब मैं बैक्टीरिया को खिलाने वाला हूं. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस प्लेट में एम्पिसिलिन नाम का जहर है, और मैंने क्या किया है, इस ई कोलाई को उस जहर से बचने की दवा खिलाई है पहले ही. तो जिस ई कोलाई ने, अब ये ई कोलाई एक नहीं है, ये बहुत सारे हैं. कितने हैं टोटल? 12. तो इन 12 में से जिसने मेरी ये दवाई खा ली, मतलब जिसने वो प्लाज्मिड ले लिया, वो तो बच जाएगा इस जहर से, और जो ये मेरी दवाई नहीं खा पाया वो मर जाएगा. तो मैंने नोटिस किया कि मेरी इस प्लेट के ऊपर ये बैक्टीरिया मर गए और ये बैक्टीरिया मर गए. इसका मतलब मेरी इस प्लेट के ऊपर कुछ बैक्टीरिया की डेथ हो चुकी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर वो जो बैक्टीरिया मरे, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर आपका प्लाज्मिड गया ही नहीं. बिल्कुल सही समझे बच्चों, इन 4 बैक्टीरिया में वो प्लाज्मिड गया ही नहीं था. तो सर इन बैक्टीरिया को क्या कहेंगे? तो पहले बताओ, जिनमें गया था प्लाज्मिड उनको क्या कहेंगे? अभी मैंने पीछे बताया था, जिनमें ये प्लाज्मिड जाता है उन्हें हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेंट. जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं. तो जिनमें प्लाज्मिड नहीं जाएगा उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. लेकिन सर वो तो यहां नहीं दिख रहे, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो बच्चों पुरानी प्लेट तो है ना, उसमें से ढूंढो. तो पुरानी प्लेट में से हमें क्या मिले बच्चों? हमें मिले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. कहां है? एकदम प्रॉपर मैपिंग करनी है. ये दोनों और ये दोनों. तो ये दोनों कौन हो गए? these two, और मतलब these two will be called as नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एनटी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से. क्लियर है? लेकिन सर जीन भी तो हम चेक कर रहे थे, तो जीन वाला कहां है? अब हो सकता है कि ये जीन इसमें फिट ही नहीं हुआ और एज इट इज ये प्लाज्मिड चला गया. क्या कहा मैंने? ये जीन इसमें फिट नहीं हुआ. मेरी टेक्निक खराब थी, बराबर? मेरी टेक्निक ही खराब थी कि मैं जीन फिट ही नहीं कर पाया, और ये प्लाज्मिड एज इट इज इस बैक्टीरिया में चला गया. फिर क्या होगा? तो हो सकता है कि अगर, ध्यान से सुनिए, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर मेरा जीन अगर यहां फिट नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये वाला जो जीन है, कौन सा जीन? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन, ये डिसरप्ट नहीं होगा, ये खराब नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं. इसकी वजह से इसकी पावर बनी रहेगी. करेक्ट? इसकी पावर बनी रहेगी मतलब ये टेट्रासाइक्लिन से क्या देगा? रेजिस्टेंस. कौन? हमारा ये जीन. टेट्रासाइक्लिन नाम का जहर अगर आपने बैक्टीरिया को खिलाया तो बैक्टीरिया मरेगा नहीं. तो हमने क्या किया? हमने एक और पेट्री डिश बना ली. यहां पर समझ में मेरी बात को? क्या कहा मैंने? एक और पेट्री डिश बनाई, और वो भी सेम ही है. अगर मेरे पास अगर हम ध्यान से देखें इसको,
ये भी सेम दिखेगी, एज इट इज सेम दिखेगी, बस इसके अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर हमारे पास हाँ जी कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर मर जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? क्यों मरेंगे कुछ बैक्टीरिया? क्योंकि उनके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की एबिलिटी नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर हमने नोटिस किया कि कुछ बैक्टीरिया मर गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट वो कौन से बैक्टीरिया थे जो मरे? एक मिनट रुकिए। हाँ यस, सो मान के चलते हैं कि ये पूरे बैक्टीरिया यहां पर मर गए। क्लियर? तो अब क्या हो रहा है, कितने बैक्टीरिया बचे? इधर 12 बैक्टीरिया थे, यहां पर 4 कम हो गए, तो टोटल 3 3 6 2 8 बचे, और यहां पर सिर्फ 3 बचे। तो जो मर गए वो कहां थे? वो कौन से बैक्टीरिया थे? वो बैक्टीरिया थे जो इस प्लेट में डाला हुआ जहर नहीं खा पाए। कौन सा जहर था? न्यूट्रिएंट अगार प्लस टेट्रासाइक्लिन नाम का जहर। इसका मतलब क्या कि टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक को वो झेल नहीं सकते। दे कैन नॉट टॉलरेट टेट्रासाइक्लिन। इफ दे कैन नॉट टॉलरेट टेट्रासाइक्लिन, दैट मींस they have their gene of tetracycline resistance disrupted। मतलब टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की जो एबिलिटी है वो खो चुके हैं, जबकि उनको वो एबिलिटी दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो एबिलिटी खो दी। एंड बिकॉज दे हैव लॉस्ट दिस एबिलिटी, व्हाट हैपेंड? क्योंकि वो उन्होंने वो एबिलिटी खो दी है, तो वो बन चुके हैं अब रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कहां मिलेंगे बच्चों? ये 3 बैक्टीरिया कौन है? These 3 bacteria are those bacteria which have the ability to tolerate the tetracycline। ये वो 3 बैक्टीरिया हैं जिनके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की एबिलिटी है। तो अगर उनके पास टेट्रासाइक्लिन से लड़ने की एबिलिटी है, इसका मतलब उनके पास जीन नहीं पहुंचा है, क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था जिनके पास जीन होगा वो एबिलिटी खो चुके हैं, जिनके पास जीन नहीं होगा उनके पास वो एबिलिटी रहेगी। एबिलिटी है मतलब जीन नहीं है, और अगर जीन नहीं है इसका मतलब वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। तो ये तीनों क्या होंगे बच्चों? these 3 will be नॉन रिकॉम्बिनेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनको हम क्या कहेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इनको कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। क्लियर है? और ये जितने भी बैक्टीरिया हैं यहां पर, ठीक है, इनमें से कौन से एब्सेंट हुए? इन तीनों को छोड़कर बाकी सब एब्सेंट हैं। तो ये जितने भी थे यहां पर, ये सब क्या बन जाएंगे? दे विल बी रिकॉम्बिनेंट्स। क्या बनेंगे ये? रिकॉम्बिनेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे बताइए ट्रांसफॉर्मेंट्स कौन से हैं फिर? तो ये जितने भी यहां ग्रो हो रहे हैं, ये सब के सब ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। जितने भी यहां ग्रो हुए सब के सब ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। मतलब एम्पिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक हम क्यों यूज करते हैं? टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो ट्रांसफॉर्मेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस। करेक्ट? एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक। और टेट्रासाइक्लिन क्यों यूज किया? ताकि हम किसको सेलेक्ट कर सके? रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट कर सके। लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट कहां दिखेंगे? इसी प्लेट में दिखेंगे क्या? नहीं, वो किस में दिखेंगे? इस प्लेट में। सो दीज आर द रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, दीज 3 आर द नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। फिर अच्छा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहां है? जिनके अंदर जीन पहुंचा ही नहीं, मतलब जिनके अंदर प्लाज्मिड ही नहीं पहुंचा, वो कहां है? तो वो चारों इधर से गायब है, बट वो यहां पर दिखेंगे। सो दीज आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। तो इस तरीके से इस पूरे एक्सपेरिमेंट को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को दोबारा देखिए, अगर नहीं समझा तो रिवाइंड करके देखिए, थोड़ी स्लो पेस पर देखिए, एंड आई एम डैम श्योर कि ये टॉपिक आपको समझ में आ ही जाएगा। थैंक यू।